हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे फार्माकोलॉजी का, जो कि बीटीयूपी 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का फार्माकोलॉजी में बैक लगा था उनका स्पेशल बैक पेपर जो है वो जनवरी महीने में कराया गया है और ये जनवरी महीने का क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप बीटीयूपी डी फार्मा एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर या फिर फाइनल ईयर, ऐसा उम्मीद है कि जुलाई महीने में जो है वो आपके एग्जाम होंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन जुलाई महीने जो है आप मान के चलिए। तो अगर आप बीटीयूपी डी फार्मा फाइनल ईयर एग्जाम की जो तैयारी है, अगर आप उसको हिंदी में करना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे क्लास चलती है हमारी यूट्यूब चैनल पे, अगर इस टाइप में अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपका बैच है आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की फीस है 600 रुपये, लेकिन इसमें आपको सातों सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेज, नोट्स, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, सभी चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो कंप्लीट प्रिपरेशन जो है इस कोर्स में आपकी होने वाली है 600 रुपये में, जिसमें कि आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन की भी जो क्लास है, जो उसकी पीडीएफ है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और जो आपका पेड कोर्स है उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। और जो आपका कोर्स है इसकी वैलिडिटी होगी 1 साल। तो 1 साल तक जो है आप अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वैसे 3 महीने में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अच्छे से आप तैयारी करिए ताकि आपकी बैक ना लगे। और अगर एग्जिट एग्जाम होता है तो ये कोर्स आपके एग्जिट एग्जाम के लिए भी जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके इस कोर्स में क्लियर कराए गए हैं और इस कोर्स को इसलिए बनाया गया एग्जाम के लिए, जो है स्पेशली इस कोर्स को बनाया गया है। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन और आंसर जो है इसमें कराए गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो है आंसर राइटिंग जरूर से करें। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप उनको सॉल्व करें, देखकर जो है आप उनको सबसे पहले सॉल्व करें। और उससे पहले जो है जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जिनको जो है मैं इस यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूँ, फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जो है वो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। आप इनको देख कर लिखिए और इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। जो आपकी राइटिंग है वो भी अच्छी होगी, ठीक है। चलिए, तो आप हमारे बैच में भी जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करके। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो आपको पता है कि टोटल जो है 3 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो एक आपका पार्ट ए होता है, इसमें जो है इसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और आपको 6 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का होता है, तो 30 नंबर जो है वो यहां से बन सकता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका स्पेशल बैक पेपर का जो एग्जाम हुआ है जनवरी में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और आप यकीन मानिए कि इस क्वेश्चन पेपर में या फिर 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 90% जो क्वेश्चन है उनको मैंने पेड कोर्सेज में ऑलरेडी कराया हुआ है। तो अगर आप पेड कोर्सेज में ज्वाइन करके चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट के मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप इनको लिख लेते हैं अपनी कॉपी में और एग्जाम से पहले अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी बैक नहीं लगेगी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जो है आप अपना पेपर देने जाएंगे, आप अपना जो एग्जाम है उसको दे के आएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो है वो हमें क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। और देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी हैं, उसमें से जो है एक का जो है आपको उसका फार्माकोलॉजी लिखना है, फार्माकोलॉजी ऑफ एनी वन कैटेगरी। तो सबसे पहले जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, मैं आपको क्या बताता हूं, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 5 नंबर का, तो सबसे पहले जो है आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से शुरू करिए। 4 से 5 लाइन जो है वो आपको क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन से जो है हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग पड़ जाएगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में हम लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको क्या बताता हूं कि अगर आपसे 5 नंबर का जो है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कम से कम जो है आप इसका जो आंसर है 3 पेज में लिखेंगे। सबसे पहला पेज आप भरेंगे,
इसके पीछे वाला जो पेज होगा उसको आप भरेंगे और उसके बाद वाला जो पेज होगा उसको भी जो है आप भरेंगे। कम से कम 3 पेज का आंसर जो है आप लिखिए। और देखिए आंसर को आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, आप अपने शब्दों में लिखिए, सही टॉपिक लिखिए, सुंदर राइटिंग में लिखिए, बड़े अक्षरों में लिखिए, थोड़ा सा स्पेस देके लिखिए, तो 3 से 4 पेज आपका बड़ी आराम से भर जाएगा। जितना मैं आपको कंटेंट देता हूं इतने कंटेंट में आपका 3 से 4 पेज जो है बड़ी आराम से भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऐसी दवाएं जिनका प्रयोग हाइपरटेंशन के उपचार में होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहलाती हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो कम से कम आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स में भी जो है ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि हाइपरटेंशन क्यों होता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन जिसको कि हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, यह ऐसी स्थिति होती है जब हमारे आर्टरीज में ब्लड के फ्लो होने से लगने वाला जो प्रेशर होता है सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है और क्या लिखा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर मरकरी से अधिक होता है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। जहां पर कि 140 जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 19 जो है तो आपका 90 है ये आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है, इतना जो है आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, कहीं भी रटने वाली बात नहीं है। देखिए मैं चाहता हूं कि एग्जाम के लिए जो है आपको अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है ज्यादा रटना ना पड़े। ठीक है, आप अपने शब्दों में सही आंसर लिखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेडिंग वगैरह प्रॉपर डालें तो इससे जो है एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे 2 से 4 लाइनें हमने यहाँ पे और ऐड कर दिया है, जिसको कि हमने फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हमने पढ़ा था कि यदि हाइपरटेंशन जो है किसी अननोन रीजन से हो रहा है, उसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, तो उसे हम प्राइमरी या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर हाइपरटेंशन किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, जैसे कि थायराइड हो गया या फिर किडनी की कोई डिजीज हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो आप इस चीज को भी जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है अगली हेडिंग पड़ेगी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो देखिए फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन जो है आपको याद करना ही चाहिए, बहुत उपयोगी होता है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आंसर लिखने में भी जो है ये काम आएगा। और देखिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं या फिर कहें कि जब आपका एग्जिट एग्जाम होगा या फिर जो आपका डी फार्मा का ही एग्जाम हो रहा है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वहां भी जो है इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर का एक एग्जांपल्स दीजिए, या फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर का जो है वो प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है। तो आप लिखेंगे कि इसका जो प्रयोग है वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए जो है आप क्या करिए कि सभी जो आपके ड्रग्स हैं फार्माकोलॉजी में उनका आप एक लाइन से जो है सबका एक टेबल बना लीजिए और सबको आप अगर रेगुलर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, बस थोड़ा सा जो है आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो पहला है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर। एस इनहिबिटर एग्जांपल की बात करें कैप्टोप्रिल, इनालेप्रिल, लिसिनोप्रिल और रैमीप्रिल, ये जो है आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर के उदाहरण है, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है आपका एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। तो इसका एग्जांपल है लोसार्टन, टेल्मिसार्टन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात की जाए निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन। डायूरेटिक्स का भी जो प्रयोग है वो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के रूप में होता है और इसमें आपका एग्जांपल दिया गया है हाइड्रोक्लोरथाइएजाइड हो गया, फ्रूसिमाइड हो गया, एमिलोराइड हो गया। ये सभी क्या है, डायूरेटिक्स है जिनका जो प्रयोग है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला आपका है अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें कि आपका प्राजोसिन, टेराजोसिन है। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर का एग्जांपल्स है प्रोप्रेनोलॉल, एटिनोलॉल। और इसी क्वेश्चन पेपर में जब हम पार्ट सी करेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर का एक एग्जांपल पूछा गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करेंगे सभी टॉपिक्स को, अगर आप 5 नंबर का मान के चलेंगे
कि मुझे इस टॉपिक को तैयार करना है, तो आपका 3 नंबर वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम अगली हेडिंग लिखेंगे फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि हम उस कैटेगरी की ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देते हैं, हम उसका यूजेस लिख देते हैं, हम उसका एडवर्स इफेक्ट लिख देते हैं। अगर आप ये 3 से 4 हेडिंग अगर आप लिख देंगे, सब में 2 से 3 लाइन अगर आप लिख देंगे तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाला है फार्माकोलॉजी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर। बिल्कुल नाम से क्लियर है कि ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स को ये क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं, इनहिबिट करती हैं। ठीक है, तो क्या मैकेनिज्म दिया गया है कि ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलने वाले एंजाइम्स को ये ब्लॉक करता है और ब्लड वेजल्स को फैलाता है। देखिए जब हमारी ब्लड वेजल्स फैल जाएंगी, जब हमारी आर्टरी फैल जाएगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो है पानी की जो है आपके पास कोई क्या है, कोई यहाँ पर पतली पाइप है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे पतली पाइप है और यहाँ पे जो है आपके पास मोटी पाइप। ठीक है, तो जो पाइप पतली होगी उसमें पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो है उसमें प्रेशर बहुत ही अधिक होगा। और वहीं जो है ऐसी पानी की पाइप जिसका कि डायमीटर ज्यादा है, जिसका व्यास ज्यादा है, उसमें पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम्स को ये ब्लॉक करती है और हमारे ब्लड वेजल्स को फैलाती है, वैसोडाइलेट करती है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में जो है ये हमारे किडनी में जो है सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को जो है ये कम करती है। देखिए जो हमारी यहाँ पे किडनी होती है ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, फिल्टर करती है और साथ में जो भी उसके लिए जरूरी चीजें होती हैं वो उनको क्या करती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो जो आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है ये किडनी में सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को भी जो है क्या करता है, कम करता है। तो ये जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। चलिए अब देखिए हम इसकी फार्माकोलॉजी लिख रहे हैं, तो फार्माकोलॉजी में जो है हमें कुछ एडवर्स इफेक्ट भी जो है वो हमें लिखने पड़ेंगे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर का जो है एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है। ठीक है, पहला है सूखी खांसी आती है, ड्राई कफ। तो सूखी खांसी जो है वो हमें देखने को मिलती है अगर कोई मरीज जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर कैटेगरी की जो ड्रग्स अगर उनको लेता है तो उसमें सूखी खांसी साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला है आपका हाइपरकैलेमिया। तो देखिए हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है कि चीजें जो है वो क्या हो गई हैं, ज्यादा हो गई हैं, एक्सेस हो गई हैं। और यहाँ पर कैलेमिया का मतलब क्या है, पोटेशियम। तो हाइपर कैलेमिया में क्या होता है कि पोटेशियम की मात्रा जो है वो ब्लड में बढ़ जाती है। पोटेशियम क्या आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, अगला है चक्कर आना, क्या बोलते हैं, डिजीनेस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो मरीजों में जो है वो चक्कर भी आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपका दिया गया है एंजियोएडिमा। ठीक है, एंजियोएडिमा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट होता है एस इनहिबिटर का। तो स्किन के नीचे जो है स्वेलिंग या फिर एडिमा हो जाता है। और अगला है आपका हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना। ठीक है, नॉर्मल से कम हो जाना। तो देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर जो कि क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसका जो प्रयोग है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में किया जाता है, लेकिन कभी कभी जो है ये सामान्य से नीचे जो है वो ब्लड प्रेशर को कर देगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मरीज का ब्लड प्रेशर भी जो है उसे वो सामान्य से भी जो है कभी कभी ये कम कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके यूजेस की बात की जाए तो हाइपरटेंशन के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। हार्ट फेल्योर के उपचार में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हार्ट फेल्योर क्या होता है, तो देखिए हार्ट फेल्योर, फेल का मतलब क्या होता है, फेल हो जाना, जैसे कि आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हमारा हार्ट हृदय जो हमारे बॉडी की ब्लड की डिमांड है, जब उसको वो पूरा नहीं कर पाता है, वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता जिससे हमारे शरीर की जो डिमांड है वो पूरी हो सके, ब्लड की डिमांड जो है वो यहाँ पर पूरी हो सके, उसे क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर कहते हैं। ठीक है, अगला आपका डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, डायबिटीज और क्या लिखा गया, नेफ्रोपैथी लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से अगर उसको डायबिटीज है तो उसका किडनी सिस्टम जो है वो डैमेज होने लगता है, तो उसकी किडनी है वो खराब होने लगती है, तो उसके उपचार में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता
है। ठीक है, अगला है कि यहाँ पे मायोकार्डियल इंफारेक्शन या फिर हार्ट अटैक के उपचार में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हार्ट फेलियर अलग होता है, हार्ट अटैक अलग होता है। देखिए हार्ट अटैक में क्या होता है कि हमारा हार्ट है उसकी जो मसल्स हैं वो क्या होती है, डैमेज होने लगती है, उसे क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है इसके एग्जांपल्स हमने लिख दिए हैं, कैप्टोप्रिल, एनालेप्रिल, रैमीप्रिल, लिसिनोप्रिल, जिसको कि हमने क्लासिफिकेशन में भी जो है वो हमने लिखा हुआ था। इसके कुछ प्रिकॉशन की बात की जाए तो इसको जो है प्रेग्नेंट लेडी को जो है इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाइपर कैलेमिया जो है और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के मामलों में जो है थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए और इन दवाओं को जो है अचानक से बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहें तो प्रिकॉशन को जो है आप यहाँ पे आप इसको मत लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन को जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसी दवाएं जो कि शरीर में पोटेशियम को बढ़ाती है, अगर उनका प्रयोग इनके साथ में किया जाए तो क्या हो सकता है, हाइपर कैलेमिया हो सकता है। पोटेशियम आयन का जो लेवल है वो सामान्य से बढ़ सकता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ प्रयोग करने पर ये किडनी को डैमेज करती हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और डायूरेटिक्स के साथ अगर इसका प्रयोग किया जाए तो क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर जो है वो अचानक से कम हो सकता है। ठीक है, तो इतना फार्माकोलॉजी अगर आप लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखिए कि सबसे पहले आप लिखिए कि यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे हाइपरटेंशन क्या है। उसके बाद जो है एक पेज का आप ये पूरा टेबल बना देंगे, 2 पेज आपका भर जाएगा। और यहाँ पर तीसरे पेज में जो है ये सारा कंटेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग वगैरह अगर आप यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको बिना हेडिंग के भी जो है आप इसको चाहे तो सीधे फार्माकोलॉजी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर लिख के और इन सभी टॉपिक को जो है आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं, सिस्टमिक तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर लिखा होना चाहिए था। तो देखिए ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से क्या हैं, कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को, ड्रग के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ड्रग अवशोषण को प्रभावित करने वाले जो है कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने डाला है हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अपने स्किन पे क्या लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। क्रीम जो है क्या होती है, हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, जहां उसको पहुंचना होता है वहां पे पहुंच जाती है। तो देखिए हम कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी अगर हम डोजेज फॉर्म जो है, चाहे टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, ठीक है, सॉल्यूशन के फॉर्म में या फिर आईवी रूट से जो है अगर हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं, कोई भी अगर हम डोजेज फॉर्म ले रहे हैं तो उसको कहाँ पहुंचना है, उसको पहुंचना है उसके टारगेट पे, उसके रिसेप्टर पे, या फिर कहें कि वो हमारे ब्लड में घुलती है। ब्लड में घुलने के बाद उसको जहां जाना होता है वो वहां पे चली जाती है। ठीक है, तो देखिए फार्माकोलॉजी में जो है एक ठीक है, फार्माकोलॉजी में एक टर्म आता है फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट। आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1/2 mv² उसका फार्मूला होता है। तो देखिए जो भी हम डोजेज फॉर्म ले रहे हैं, जब वो हमारे बॉडी में जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा और उसका एक्सक्रीशन होगा। देखिए यहाँ पर मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए हमने ड्रग लिया है, हमने जो भी डोजेज फॉर्म लिया है, या फिर कहें कि हमने जो भी केमिकल लिया है, ड्रग के रूप में हमने केमिकल लिया है, तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर में जो है क्या होता है, बदलाव होता है। हम कोई भी टैबलेट कैप्सूल खा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ केमिकल फार्मूला होगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, केमिकल स्ट्रक्चर होगा। तो हमने उसको खाया, ठीक है, वो हमारे पेट में गया तो उसके केमिकल में क्या होगा, उसके यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा, बदलाव होगा, ताकि जो है
ताकि जो है उसका एक्सक्रीशन, उसका उत्सर्जन जो है वो हमारे शरीर से आसानी से हो सके। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन का जो है वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस तो देखिए हमारे फार्माकोकाइनेटिक में क्या है कि इसमें शरीर जो है वो ड्रग्स के साथ क्या कर रही है, इसका जो है वो अध्ययन हम किसमें करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया है। अब देखिए ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, तो देखिए ड्रग एब्जॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया कि जिसके द्वारा दवा को जिस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिया गया है वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जब दवा पहुंचती है, तो इस पूरे रूट को या फिर कहें कि इस पूरी यात्रा को जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि जब हमने ओरल रूट से टैबलेट हमने लिया, उस टैबलेट के अंदर जो भी ड्रग मॉलिक्यूल था वो हमारे ब्लड तक पहुंच गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच गया, तो इस पूरी जर्नी को क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। आप इसको अपने लैंग्वेज में जो है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर आप चाहें तो आप ये इंट्रोडक्शन लिखिए या फिर आप जो है डायरेक्ट हेडिंग डाल के जो है आप आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वैसे करिए। लेकिन देखिए किसी भी आंसर को शुरू करने से पहले उसके बारे में जो है 2 से 4 लाइन लिखना जो है वो अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए तो पहली हेडिंग है हमारी पार्टिकल साइज। पार्टिकल का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का मतलब होता है कण। ठीक है, तो देखिए पार्टिकल का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा एब्जॉर्प्शन उतनी तेजी से होगा। अगर हम मिट्टी के ऊपर जो है अगर हम पानी गिरा दें और अगर हम जो है मिट्टी के ऊपर जो है हम यहाँ पे गोबर गिरा दें, ठीक है, डंग गिरा दें, तो जो आपका पानी है वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो आपका डंग है, गोबर है, उसको मिट्टी में एब्जॉर्ब होने में समय लगेगा। हो सकता है हफ्ते 3 लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, वो सबसे पहले क्या होगा, सड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसी दवाई जिनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है उनका क्या होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा और इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, तेजी से होगा। ठीक है, तो ऐसी दवाएं जिनका की पार्टिकल साइज बड़ा होता है वो धीमी गति से अवशोषित होती हैं और उनका प्रभाव जो है वो देरी से होता है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे आपको जो है मैंने आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन फॉर्म में जो है मैंने आपको ड्रग दिया और एक जो आपके पास ड्रग है, दवाई है, उसको जो है वो मैंने आपको टैबलेट फॉर्म में दिया। दोनों में सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब होगा, दोनों में जो है सबसे पहले आपका सॉल्यूशन वाला एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि उसके अंदर ड्रग के मॉलिक्यूल्स पहले से क्या है, छोटे छोटे साइज में, उनका पार्टिकल साइज छोटा है, सरफेस एरिया बड़ा है, वो फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाएंगे जैसे ही पेट में जाएंगे। लेकिन वही जो आपका टैबलेट है वो सबसे पहले जाएगा, उसको घुलने में थोड़ा सा समय लगेगा, वो सबसे पहले ठीक है टूटेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, उसके बाद जो है वो एब्जॉर्ब होगा। तो पहला क्या है, पार्टिकल साइज, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला फैक्टर आपका सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। देखिए ऐसी दवाएं जो कि क्या होती है, घुलनशील होती है, सॉल्युबल होती हैं, वो तेजी से अवशोषित होती हैं, और ऐसी दवाएं जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं वो भी जो है क्या होती है, तेजी से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अगला आपका फिजिकल स्टेट, वही बात है कि लिक्विड फॉर्म में जो है दवाएं जो होती हैं सॉलिड फॉर्म की अपेक्षा तेजी से एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, अगला है आपका रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आप किस रूट से दवा को दे रहे हैं मरीज को, ये भी डिपेंड करता है कि उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो तेजी से होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि दवाओं के सही एब्जॉर्प्शन के लिए उनका सही रूट से दिया जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि जो आपका इंसुलिन होता है इसको जो है सब क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, वहीं अगर दवाओं को आईवी रूट से दिया जाए तो इनका एब्जॉर्प्शन सबसे तेजी से होगा और ओरल रूट से देने पे जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन सबसे धीमे होगा। कहीं भी रटने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा जो है आपको लॉजिक लगाना है, सेंस आपको थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, चलिए अगला है प्रेजेंस ऑफ फूड। देखिए बहुत सारी दवाएं ऐसी होती है जिनको कि आपको खाली पेट लेना होता है, बहुत सारी दवाएं जो है उनको जो है आपको भोजन लेने के बाद लेना होता है। ठीक है, तो जब आपका पेट खाली है, आपके पेट में, आपके स्टोमक में जो है फूड कंटेंट नहीं है, तो अगर आप दवा लेंगे तो वो डायरेक्ट आपके स्टोमक के जो उसके ऊपर इनर लाइनिंग होगी उसके संपर्क में आ जाएगा, तुरंत उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। या फिर अगर आपने भोजन कर लिया है और अगर आप उसके बाद दवा लेंगे तो थोड़ा सा उसके एब्जॉर्प्शन में जो है थोड़ा सा अधिक समय लग जाएगा। ठीक है,
तो स्टोमक में मौजूद भोजन भी जो है दवाओं के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। कई दवाएं जो है खाली पेट, ठीक है, खाली पेट लेने से जो है वो तेजी से क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि आपका मिल्क की उपस्थिति में जो है टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन कम होता है, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम वगैरह होता है तो वो टेट्रासाइक्लिन के साथ बॉन्डिंग वगैरह कर लेता है, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का जो एब्जॉर्प्शन वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका डिजीज। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को डायरिया हुआ है, अगर किसी व्यक्ति को जो क्या हुआ है, डायरिया हुआ है, और अगर वो दवाओं को ले रहा है तो उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कि एक्लोरहाइड्रिया में जो है एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो एक्लोरहाइड्रिया का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रीशन है वो क्या होता है, नॉर्मल से कम हो जाता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन जो है वो स्टोमक में नहीं होता है। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। देखिए ऐसी ड्रग जिसका की कंसंट्रेशन बहुत ही अधिक है, ठीक है, उसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, अधिक होंगे, तो उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तेजी से होगा। ठीक है, अगला है डिसइंटीग्रेशन टाइम। ठीक है, देखिए आपने टैबलेट वगैरह लिया, ठीक है, और अलग अलग टैबलेट का जो देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग टैबलेट का जो है अलग अलग डिसइंटीग्रेशन टाइम हो सकता है। कोई टैबलेट जो है, ठीक है, 2 मिनट के अंदर घुल जाता है, किसी को 3 मिनट, किसी को 4 मिनट, किसी को 5 मिनट, अलग अलग जो है वो समय लगता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया कि डोजेज फॉर्म के ठीक है, डोजेज फॉर्म के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि पार्टिकल्स में टूटने को डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो ऐसी दवाएं जिनका कि डिसइंटीग्रेशन तेजी से होता है उनका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, तेजी से होगा। ठीक है, अगला है ब्लड सप्लाई। तो देखिए अगर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जीआईटी में अगर ब्लड की सप्लाई कम है तो क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला है एंजाइम्स। तो देखिए हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, हमारे जीआईटी में जो है कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है 9 फैक्टर के बारे में जो है वो हमने लिखा हुआ है। 3 पेज तो कम से कम आपका इसमें भर ही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ एनएसआईडी। ठीक है, एनएसआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम यहाँ पे एनएसआईडी के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको एनएसआईडी के बारे में जो है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, इसके अंदर जो है स्टेरॉयड का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं पाया जाता है। चलिए तो देखिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि दर्द हो गया, सूजन हो गया और बुखार को कम करने या फिर इनके उपचार में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें से कई दवाइयां जो है ओवर द काउंटर दवाइयों के रूप में उपलब्ध हैं, मतलब इनको खरीदने के लिए जो है आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए, एस्प्रिन, ब्रूफेन, नेप्रोजेन, डाइक्लोफिनाक, पैरासीटामोल जो है आपके क्या है, एनएसआईडी के उदाहरण है। ठीक है, इनको नॉन नार्कोटिक या फिर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक भी कहा जाता है। जैसे कि आपका मॉर्फिन जो होता है आपका नार्कोटिक होता है, ओपियोइड होता है, वही आपकी एनएसआईडी जो है आपकी नॉन नार्कोटिक होती है, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक होती है। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर में जो है दर्द और सूजन क्यों होता है। देखिए यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड नाम का जो है यहाँ पर केमिकल होता है जो कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स की मदद से जो है किसमें बदलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में बदलता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल की वजह से जो है क्या होता है, दर्द होता है, सूजन होता है और बुखार होता है। ठीक है, तो जो आपका तो देखिए जो आपके पर एनएसआईडी है वो क्या करता है कि जो आपके पर एराकिडोनिक एसिड है उसको ये प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होने से रोकता है और इसके लिए जो है ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को जो है ये ब्लॉक करता है, ये उसको काम करने नहीं देता है, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाता है या फिर नहीं होता। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके यहाँ पर एनएसआईडी है वो क्या करते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज ठीक है कॉक्स एंजाइम्स को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से पेन और इन्फ्लेमेशन कम होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से दर्द, सूजन और बुखार होता है। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में बदलता है। कम से कम जो इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए।
चलिए अब जो है हम इसका क्लासिफिकेशन लिख देंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो क्लासिफिकेशन इसमें हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एनएसआईडी जो है आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है नॉन सेलेक्टिव, मतलब ये जो है भेदभाव नहीं करता है। देखिए साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है कॉक्स 1, एक आपका होता है कॉक्स 2। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर नॉन सेलेक्टिव कैटेगरी के जो आपके यहाँ पर एनएसआईडी है, ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को जो है ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है, दोनों को जो है ये क्या करेंगे, ठीक है, दोनों को जो है ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। वहीं यहाँ पे दिया गया है प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, तो ये जो है कॉक्स 2 को जो है ये ज्यादा इनहिबिट करता है, और एक होता है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, ये जो है केवल कॉक्स 2 एंजाइम्स को जो है ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव की अगर यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव की जो है अगर यहाँ पे बात की जाए तो एस्प्रिन हो गया, ब्रूफेन हो गया, नेप्रोजेन, डाइक्लोफेनाक, इंडोमेथासिन, कीटोरोलैक और पिरोक्सीकैम हो गया। ठीक है, वहीं यहाँ पे अगर बात की जाए प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर की, तो सबसे फेमस एग्जांपल है आपका यहाँ पे निमिसुलाइड दिया गया है। ठीक है, और आपका यहाँ पर मिलॉक्सीकैम हो गया, इटोडोलैक हो गया, कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल जो है आप जरूर से लिखेंगे। अगला है आपका सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, तो ये जो है कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स 2 को जो है ये इनहिबिट करती है। एग्जांपल है सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब हो गया, रॉफिकॉक्सिब हो गया, पेरिकॉक्सिब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका टेबल भी जो है, जो इसका क्लासिफिकेशन है वो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमारी अगली हेडिंग होगी फार्माकोलॉजी ऑफ एनएसआईडी, जिसमें जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इनकी फार्माकोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनके इफेक्ट क्या होते हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो कहानी मैंने आपको बताया वही कहानी जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दर्द, सूजन और बुखार के लिए, ठीक है, बुखार के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन जिम्मेदार होता है, जो कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की मदद से बनता है, जिसमें कि आपका कॉक्स 1 है, कॉक्स 2 है, नॉन, ठीक है, और एनएसआईडी जो होते हैं कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, अब देखिए जो आपके यहाँ पर एनएसआईडी है, इनके जो है 4 अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। पहला है एनाल्जेसिक, तो ये दर्द को कम करने का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये जो है सूजन को कम करता है। एंटी पायरेटिक, ये बुखार को कम करता है। और अगला है आपका एंटी प्लेटलेट्स, तो ये जो है ब्लड प्लेटलेट्स को जो है आपस में जो है इसको जो है यहाँ पे चिपकने से जो है इसको रोकता है। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है एस्प्रिन। एस्प्रिन जो होती है इसका जो यहाँ पर प्रयोग है वो यहाँ पर हार्ट अटैक के केस में जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो एस्प्रिन जो है एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है। ठीक है, चलिए अब जो है इसके एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो देखिए अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अगर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का प्रयोग कर रहा है तो उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू हो सकता है, मतलब उसके पेट में अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। रीनल इफेक्ट, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक एनएसआईडी का प्रयोग कर रहा है तो क्या हो सकता है, उसकी किडनी खराब हो सकती है। ठीक है, अगला है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, तो इससे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ठीक है, अगला है हिपैटोटॉक्सिसिटी, तो ये लीवर को भी जो है ये लीवर सेल्स को, हिपैटोसाइट्स को भी जो है क्या करता है, डैमेज करता है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हमको देखने को मिल सकता है, जो आपकी स्किन होती है उसमें रेडनेस पड़ जाती है, सांस लेने में समस्या हो सकती है, ब्रोंकियोल्स के अंदर सूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके एडवर्स इफेक्ट दिए गए हैं एनएसआईडी के। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसके प्रिकॉशन के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में भी जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो इसकी मैंने फार्माकोलॉजी बताई है, अगर आप चाहें तो आप इसको बिना हेडिंग यानी कि आप लिखिए सीधे फार्माकोलॉजी ऑफ एनएसआईडी, और जितना भी कंटेंट मैंने आपको बताया है आप इसको बिना हेडिंग के भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जिनको की पेट का अल्सर है इनको जो है यहाँ पर एनएसआईडी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको यहाँ पर किडनी की बीमारी है उनको भी जो है इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए।
प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बाद से जो है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और लंबे समय तक जो है इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर आप एनएसआईडी ले रहे हैं और अगर आप इसके साथ में कोई एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं जैसे कि आपका वारफेरिन हो गया, तो इसके साथ जो है ब्लीडिंग होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। अगर इसके साथ आप यहाँ पे डायूरेटिक्स का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, किडनी डैमेज हो सकती है। और अगर आप यहाँ पे एनएसआईडी के साथ जो है अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं का प्रयोग करते हैं तो जो उनका इफेक्ट है उसमें जो है हमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो ये भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि एग्जाम में रिपीट होता रहता है। गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको लिखना है और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जो है वो हमें लिखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स का मतलब क्या होता है, रास्ता। ड्रग का मतलब क्या है, दवा। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, प्रशासन। ठीक है, तो देखिए शरीर में हम जिन भी मार्ग से दवा या फिर डोजेज फॉर्म को देते हैं उसे क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ